गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं जो क्लास 10th की है। इसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ लिया। आज हम नया चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में विनिर्माण उद्योग क्या है, इसके क्या महत्व हैं और साथ में औद्योगिक अवस्थिति के लिए क्या क्या कारक हैं, उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले विनिर्माण क्या है इसे समझते हैं। जब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं यानी बदलते हैं और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो इसे वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। जैसे चीनी गन्ने से बनता है तो इसके लिए कच्चा माल गन्ना हुआ। इसी तरह कागज़ लकड़ी से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। यानी मशीनों, औजारों, कच्चे माल और श्रम का उपयोग करके हम जो सामान बनाते हैं इस क्रिया को ही विनिर्माण कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया को समझते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कि आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कार्य में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन को शामिल किया जाता है। इसी तरह द्वितीयक कार्यों में लगे हुए लोग कच्चे माल को विभिन्न वस्तुओं में बदलते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और पेय पदार्थों वाले उद्योगों में जो श्रमिक लगे होते हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। इसे औद्योगिक गतिविधियां भी कहा जाता है। तृतीयक क्रियाओं में संचार सेवाओं को शामिल किया जाता है। विनिर्माण उद्योगों को द्वितीयक क्रिया में शामिल किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उस देश की विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस देश में जितना अधिक से अधिक उद्योग होंगे तो वहाँ सामान भी अधिक बनेगा और फिर सामानों का निर्यात भी होगा, जिससे देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा। अब हम विनिर्माण का क्या महत्व है इसे जानेंगे। किसी भी देश की विनिर्माण उद्योग को विकास या आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। यानी जिस तरह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी न हो तो हम सही तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे, इसी तरह किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में कृषि में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बदले में अनाज बहुत कम उगता था। निर्माण उद्योग की वजह से कृषि करने के तरीके बदल गए। अब ट्रैक्टर, मोटर, वाटर पंप और कई मशीनों का उपयोग होने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार भी होने लगा। विनिर्माण उद्योग हमें द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि पर हमारी निर्भरता कम होती है। यानी पहले हम अधिकतर कृषि पर आधारित थे, लेकिन उद्योग की वजह से बहुत सारे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों या सेवाओं में रोजगार उपलब्ध होने लगा। अभी मैंने आपको बताया था कि विनिर्माण उद्योग न सिर्फ कृषि के आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन में सहायता करता है, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि पर लोग कम निर्भर करते हैं। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलेंगे तो लोग उसमें काम करेंगे और जब सामान बनकर तैयार हो जाएगा तो उसको निर्यात के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। इस तरह उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भी हमें रोजगार दिलाता है। अगर किसी देश की बेरोजगारी और गरीबी खत्म करना है तो औद्योगिक विकास के द्वारा इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 3, देश में जो सामान बन रहे हैं अगर उनका निर्यात किया जाता है तो वाणिज्यिक यानी व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे विदेशी मुद्रा हासिल होगी और हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, जो देश कच्चे माल से विभिन्न प्रकार के अधिक मूल्यवान वस्तु बनाते हैं वे देश अधिक विकसित होते हैं। अब यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि कृषि उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी अलग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी साथ साथ हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश भारत में कृषि पर आधारित उद्योग है तो यह उद्योग कच्चा माल को कृषि से ही हासिल करते हैं। इसी तरह उद्योग में जो सामान बनते हैं जैसे सिंचाई के लिए पंप, खाद, कीड़े मारने वाली दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें और कृषि औजार आदि, ये सभी चीज़ें कृषि के पैदावार में बढ़ोतरी करती हैं, जिससे पैदावार अधिक से अधिक होता है। इस तरह इन बातों से हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग अलग ना होकर साथ साथ चलते हैं। यानी कृषि को उद्योग की ज़रूरत है और उद्योग को भी कृषि की ज़रूरत है। अब हम औद्योगिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे।
यानी जहाँ पर हमें उद्योग लगाना है वहाँ पर किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कुछ मुख्य कारक होते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन और बाजार आदि। यानी किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उद्योग ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर आसानी से कच्चा माल हासिल हो सके। मान लीजिए हमें लोहा इस्पात का कारखाना लगाना है, तो इसके लिए कच्चा माल लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क नज़दीक में ही होना चाहिए। लौह अयस्क झारखंड और उड़ीसा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में है। इस कारखाना को आसपास के क्षेत्र से आसानी से कच्चा माल हासिल हो जाता है। दूसरा है श्रमिक या मजदूर। उद्योग को चलाने के लिए श्रमिकों की अति आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ पर काम करने के लिए सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पर अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तीसरा है पूंजी। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है तो आप आसानी से उद्योग लगा सकते हैं और आप पूंजी के आधार पर ही काम कर सकते हैं, इसलिए पूंजी भी उद्योग लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह उद्योग लगाने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन आसानी से हासिल हो जाते हैं वहीं पर उद्योग की स्थापना करने में सुविधा होती है। मान लीजिए हमें कहीं पर थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो इसके लिए कोयले की अधिक ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट कोयले खदानों के आसपास ही होते हैं। पांचवा कारक है बाजार। अगर हमारे पास कच्चा माल है, शक्ति के साधन भी हैं, पूंजी और श्रमिक भी है, लेकिन अगर बाजार नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि कारखानों में जो माल तैयार होगा उसे बेचने के लिए बाजार का होना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा सामान बेकार हो जाएगा। एक और पॉइंट है सरकारी नीतियाँ। यानी सरकारी नीतियाँ भी उद्योग के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। जैसे उत्तरी भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सरकार उद्योग पर काफ़ी जोर देती है और उनके फ़ायदे के लिए कई नीति भी बनाती है। और इधर दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी राज्यों में सरकार उद्योग या नीतियों पर कम ध्यान देती है, जिससे इन क्षेत्रों में उद्योग बहुत कम स्थापित किए जाते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि उद्योग और नगरीकरण साथ साथ होता है। हम जानते हैं कि जब उद्योग का विकास होता है तो नगरीकरण भी होगा, क्योंकि उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए आवास बनाना होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा करनी होगी, पानी के लिए भी अच्छा इंतजाम करना होगा। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में काम करेंगे और एक नगर की स्थापना हो जाएगी। जब इन लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी तो बाज़ार भी बढ़ेंगे और उद्योग में भी फ़ायदा होगा। कभी कभी उद्योग शहरों के आसपास लगाए जाते हैं, जिससे नगर उद्योग को बाज़ार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह भी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह इन सुविधाओं के कारण कई बार बहुत से उद्योग शहरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, यानी बहुत सारे उद्योग आसपास में ही स्थापित हो जाते हैं। इसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे जगहों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। अब हम उद्योग के वर्गीकरण को समझते हैं। कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर उद्योग को मुख्य रूप में बांटा गया है। इसमें पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी उद्योग में किस प्रकार का और कहाँ से कच्चा माल प्रयोग हो रहा है, इस आधार पर उद्योग को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कृषि आधारित और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग ये ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चा माल को कृषि उत्पाद से हासिल करते हैं, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल आदि। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो अपने कारखानों के लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त करते हैं, इन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रोल रसायन उद्योग आदि। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी इनका रोल प्ले या योगदान कितना है, इस आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। सबसे पहले आधारभूत उद्योग को समझते हैं। ये ऐसे उद्योग होते हैं
जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, उसे ही आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी इस उद्योग में जो बनाया जाता है उसे किसी दूसरे उद्योग में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उससे दूसरे सामान बनाए जाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ये सभी उद्योग आधारभूत उद्योग है। इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग में लोहा इस्पात की बड़ी बड़ी प्लेटें या चादरें बनाई जाती हैं, फिर इनको दूसरे उद्योग में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनसे औजार या नट बोल्ट बनाए जाते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हो गया। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ऐसे उद्योग में उत्पादन होने वाले वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं या कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, यानी कंज्यूमर डायरेक्ट इनका उपयोग करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, दंत मंजन, कागज़, पंखे और सिलाई मशीन उद्योग आदि। ये सभी उपभोक्ता उद्योग कहे जाते हैं। जैसे चीनी और दंत मंजन, इससे कोई दूसरा वस्तु नहीं बनाते हैं, बल्कि इसका उपयोग हम डायरेक्ट करते हैं। समझ आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब पूंजी निवेश के आधार पर, यानी उद्योग में कितना पूंजी लगाया जा रहा है, इस आधार पर उद्योग को दो वर्गों में बांटा गया है, एक लघु उद्योग और दूसरा बड़े उद्योग। अगर पूंजी 1 करोड़ रुपये से कम लगाया जाता है तो उसे लघु उद्योग के श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह अगर निवेश 1 करोड़ से अधिक लगाया गया है तो इसे बड़े उद्योग में शामिल किया जाता है। ये निवेश का जो मूल्य होता है वह समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में जानेंगे। स्वामित्व यानी मालिकाना हक किसका है? इसका अर्थ ये हुआ कि उद्योग पर किसका अधिकार है। इस आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, दूसरा निजी उद्योग, नंबर 3 संयुक्त उद्योग और नंबर 4 सहकारी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग पर सरकार का अधिकार होता है। ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल भी कहते हैं। इसी तरह भारत हाईवे, इलेक्ट्रिकल, इन उद्योग पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। अब निजी उद्योग के बारे में जानेंगे। निजी क्षेत्र के उद्योग में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, यानी एक ही व्यक्ति पर उद्योग का अधिकार होता है। इसे ही हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को को तो आप जानते ही हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री है। बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि, इन सभी उद्योग पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है और इनके द्वारा ही संचालित होते हैं। अब संयुक्त उद्योग के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयुक्त यानी एक से ज़्यादा। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के प्रयास से चलाया जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस उद्योग पर सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। चौथा है सहकारी उद्योग। इन उद्योग पर ऐसे लोगों का अधिकार होता है जो उद्योग को कच्चे माल देते हैं। इस उद्योग पर श्रमिकों का भी अधिकार हो सकता है या फिर दोनों के हाथों में अधिकार हो सकता है। मान लीजिए कोई चीनी उद्योग है, इस उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, तो वे सभी लोग जो उस चीनी उद्योग को कच्चा माल देते हैं उनका अधिकार होगा। ये पहले से ही इनके बीच बातचीत हो जाती है। इस उद्योग में जो लाभ या हानि होगा वे सभी लोग में आपस में बांट लिया जाएगा। जैसे केरल में नारियल पर आधारित उद्योग और महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, ये दोनों उद्योग सहकारी उद्योग में आते हैं। अब हम उन उद्योगों के बारे में जानेंगे जो कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर पटे होते हैं। यानी कच्चा माल हल्का या भारी है और उससे जो माल तैयार किया जाता है उसका वजन कम है या अधिक। इस आधार पर उद्योग को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक भारी उद्योग और दूसरा हल्का उद्योग। भारी उद्योग जैसा कि नाम से ही पता चलता है भारी, यानी ऐसे उद्योग जिसमें भारी कच्चा माल उपयोग किए जाते हैं और जो माल तैयार किया जाता है वह भी भारी होता है। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, इसमें कच्चा माल लौह अयस्क होता है और इससे जो माल तैयार किया जाता है वह भी भारी होता है। इसी तरह सिलाई मशीन, पोत निर्माण, मोटर गाड़ी, पीतल के उद्योग आदि, ये सभी भारी उद्योग हैं।
अब हल्के उद्योग के बारे में जानेंगे। ऐसे उद्योग में कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो वेट में हल्के होते हैं, और इससे जो माल तैयार किया जाता है वे हल्के होते हैं। जैसे विद्युत उद्योग, फ्यूज तार, घड़ियाँ, विद्युत बल्ब और पेंट के ब्रश आदि उद्योग। ये सभी उद्योग हल्के उद्योग में शामिल किए जाते हैं। मेरे ख्याल में आपको सभी टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।